नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की उन 5 सीटों की जिनका पहले चरण में मतदान होने के दौरान भाग्य तो बंद हो जाएगा, लेकिन 4 तारीख को 4 जून को ये पता चल जाएगा कि आखिर वहां की आवाम ने किसको चुना। लेकिन चुनने से पहले क्या मुद्दे इस बार उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं? वहां पर अलग-अलग तरह की जो दिक्कतें हैं, चाहे वहां पर उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से कहें या फिर सियासत की स्थिति की वजह से कहें, इस बार कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं और क्या पिछले बार जो भी वहां पर सियासत का इतिहास रहा है, उससे कुछ इतर इतिहास इस बार देखने को मिलेगा या फिर वही दोहराव होगा, बीजेपी को एक बार सफलता मिलेगी। जो भी कारण रहेंगे उनके क्या उनकी उनकी तह में क्या हो सकता है, उसको थोड़ा-सा जाँचने की और उसको खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विपिन चंद्रा जी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र नेगी जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और कुलदीप सिंह राणा जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जन टीवी पर। विपिन जी, इस बार का जो चुनाव है, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। इस बार का जो चुनाव है, आपको क्या लगता है किसी मायने में पिछली बार से कुछ अलग है? क्योंकि देखिए 23 साल का इतिहास है उत्तराखंड का, अगर हम बात करें तो उसकी पैदाइश को 23 साल हो चुके हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि उसके पैदाइश से पहले के हैं और जो अभी तक मुँह बाहे खड़े हैं और ये तब है जबकि हर तरफ अगर हम ये कहें कि डबल इंजन की सरकार को लेकर तो बीजेपी बात करती है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार के दौरान भी वो मुद्दे थे, हावी रहे। या आपको लग रहा है कि इस बार मुद्दे नहीं, माहौल हावी आपको नज़र आ रहा है? निश्चित तौर पर जो इस समय माहौल है वो जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है मुद्दों आधारित नहीं होकर एक फाइट देखी जा रही है चुनावी नारों को लेकर। और जो चुनावी नारे अगर हम लोग बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो नारा है 400 के पार, और कांग्रेस का जो नारा है वो न्याय की बात करते हैं। तो दोनों ही दलों से जो है जो कैंपेन चला है, और उत्तराखंड में एक जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी यूकेडी है। तो ऐसे में जो है रीजनल पार्टी के जो मुद्दे हैं वो कि क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और जो नेशनल पार्टीज हैं उन दोनों ही पार्टियों में बीजेपी जो है अपने डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ रही है कि उन्होंने जो 10 इयर्स का जो डेवलपमेंट किया है उन डेवलपमेंट्स को लेकर वो चुनावी मैदान में है और लगातार जनता को समझाने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। जबकि कांग्रेस इस के उलट है। कांग्रेस का कहना है कि इन 10 सालों में वोटर्स के हाथ में केवल और केवल निराशा हाथ लगी है। न्याय की बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि भाई किसान न्याय, इसके अलावा जो है युवा न्याय, इसके अलावा महिलाओं के न्याय, ये तमाम मुद्दे जो है उन्होंने अपनी बात में कहे हैं। और बीजेपी जो है, अगर हम नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें या अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें या फिर टिहरी गढ़वाल की बात करें, तो ये सभी जो हम जितने भी यहाँ पर ये जो है सीट्स हैं, उन सभी सीटों में जो है एक कमोबेश एक मुद्दा जरूर ज्यादा हावी है, जो कि पलायन का है और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो स्थानीय तौर पर जो है सब जगह हावी है। महिला सुरक्षा की बात भी उत्तराखंड के अंदर ज्यादा कही जा रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड के अंदर जो है अंकिता भंडारी का जो मर्डर केस है वो जो है एक नेशनल मुद्दा बना था, और सभी जो है जो चैनल्स है उन लोगों ने रेगुलर उसको वॉच किया, और उसमें कई बार तो जो है कई लोग यहाँ से जेल भी गए। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के अंदर महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है। जी जी कुलदीप जी, परिसंपत्तियां, इसको लेकर सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं सरकारों के बीच की दिक्कतें हैं। हालांकि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार होगी तो वो कहेगी कि बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है और इस वजह से हमारा उनसे तारतम्य नहीं हो पाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि 13 साल का जो वक्त मिला बीजेपी को, मिला 10 साल का वक्त कांग्रेस को मिला, इन सबके बीच में अभी भी ये मुद्दा मुंह बाहे खड़ा है? लोग इंतजार में हैं कि कब इनका निस्तारण हो। पीढ़ियां बदल चुकी हैं लेकिन उनके जो मसले हैं वो अभी तक सुलझ नहीं पा रहे हैं। लगता है आपको ये मुद्दा अभी भी इस बार लोकसभा चुनाव में किसी तरह से मन बदलेगा, या फिर जब वोटर जाएगा जो इससे प्रभावित है, वो जब वोटिंग मशीन में बटन दबाएगा, ईवीएम में जब बटन दबाएगा तो इसको दिमाग में रखेगा? देखिए, 23-24 साल के उत्तराखंड में जो एक सबसे बड़ी खामी निकल करके आई है वो ये है कि उत्तराखंड की जो जनता है वो राजनीतिक रूप से इतनी परिपक्व नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ के लोग हैं, बहुत सहज लोग हैं। बहुत सही बात कही आपने। संवेदनशील लोग हैं, ठीक। और अगर हम उत्तराखंड के पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो उत्तराखंड की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय दलों का साथ दिया है, और ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ का जो क्षेत्रीय दल है जिसमें यूकेडी,
वो यहाँ डेवलप नहीं हो पाया। जबकि उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ तो ये तमाम राष्ट्रीय दल यूकेडी के पीछे ही, उसी के बैनर के तले ही उत्तराखंड मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। ठीक। अब जब हम उत्तराखंड के वर्तमान चुनाव को देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि क्योंकि 2 साल पहले ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुआ और उस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावी रहते हैं और उस समय ये बात निकल करके आ रही थी और एक धारणा भी बन चुकी थी कि इस समय कांग्रेस जो है वापिस सत्ता में आ रही है और भाजपा को जो है सत्ता से जाती हुई दिख रही है। लेकिन हुआ क्या कि भाजपा का जो चुनावी एक तरीके से उनकी रणनीतियां हैं उसमें वो राष्ट्रीय स्तर पर चीजों को इस तरह से ले गए कि स्थानीय मुद्दे गौण होते गए और इन 2 सालों में बहुत सारी चीजें बदली। राज्य में कुछ बहुत बड़े ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने राज्य के नागरिकों का ही नहीं, देश के नागरिकों का भी को भी झकझोर के रखा, जिनमें अंकिता भंडारी प्रकरण एक बड़ा प्रकरण है, बड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये प्रकरण चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। ये यहाँ की विपक्ष की एक बड़ी खामी रही कि वो जनता के मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा नहीं बना पाई और जिसका नुकसान हम देख रहे हैं विपक्ष को हुआ और अभी भी बहुत अच्छी स्थिति उस तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक आपने परिसंपत्तियों को लेकर के बात की, उत्तराखंड में परिसंपत्तियों को लेकर के चीजें उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं रही हैं। ठीक। और क्योंकि अब बीजेपी के आने के बाद खासकर पुष्कर धामी ने तो इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए जो सफल होते हुए दिखाई दिए, तो अब ये मुद्दे धरातल पे नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अगर उस तरह एक बात मैंने जो महसूस की कि देखिए चुनाव में राजनीतिक मुद्दे और संवेदनशील मुद्दे, ये 2 मुद्दे होते हैं जो वोटरों को प्रभावित करते हैं। अब उत्तराखंड में राजनीतिक मुद्दे कभी उतने प्रभावी नहीं रहे। ठीक। दूसरा ये रहा कि यहाँ जो संवेदनशील मुद्दे थे, जो स्थानीय संवेदनशील मुद्दे थे, उन पर राजनीतिक संवेदनशीलता इतनी ज्यादा हावी हो गई कि अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण उसके आगे गौण हो गए, वो आवाज बहुत दब गई। हालांकि लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में ये बात निकल करके आ रही है कि ठीक है भाई ये बड़ा विषय था, चीजें रही हैं, लेकिन जिन चीजों पर को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष अपनी उस भूमिका में बहुत ज्यादा सफल नहीं सिद्ध हुआ, इसका नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है। ठीक है। और अभी के हालातों में भी जो चीजें निकल करके आ रही हैं, क्योंकि मोदी को लेकर के पहाड़ में भी एक सेंटिमेंट्स है और उसको लेकर के चीजें बहुत ज्यादा प्रभावी रूप से दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लगता है कि खासकर उत्तराखंड की 2 सीटों को अगर हम बात करें, जिनमें एक पौड़ी गढ़वाल की सीट है जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी गोदियाल जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा पूर्व राज्यसभा सांसद अल्मोड़ा की सीट से प्रदीप टम्टा, क्योंकि प्रदीप टम्टा कांग्रेस के थिंक टैंक लीडर्स में गिने जाते रहे हैं और एक उनका गंभीर स्वभाव भी है, उनका प्रभाव भी है, राजनीति का उनका अध्ययन भी है। तो इन दोनों को लेकर के अलावा बाकी सीटों पर बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर वैसे दिख नहीं रही जी। और मैंने बल्कि कल शाम तक, क्योंकि कल शाम जब 5 बजे तक चीजें राजनीतिक तमाम हलचलें जब रुक गई, तो उसके बाद एक आकलन ये हमने महसूस किया, निकल करके आया कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस को ये जरूर महसूस हो रहा होगा कि क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जनता इन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के साथ गई, उनकी चुनावी रैलियों में जो चीजें निकल करके आई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा होगा कि अगर हम थोड़ा सा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कैंडिडेट के साथ अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेती तो चीजें कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन अभी सही कहा, 2 सीटों पर टक्कर दिखाई दे रही है, बाकी सीटें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तरफा चीजें होती हुई जा रही हैं। जी जितेंद्र जी, ये बात सही है, कुलदीप जी ने सही कहा कि पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, बीजेपी की और कांग्रेस की स्ट्रेटजी में, दोनों को थोड़ा सा आकलन उनका करना चाहूंगा। एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसमें स्टार कैंपेनर की सूची जारी भी नहीं होती है, इंतजार करते रहते हैं, प्रत्याशियों की घोषणा हो जाती है, उनको इंतजार करना पड़ता है कि कोई स्टार कैंपेनर उनके क्षेत्र में आए, प्रचार के लिए पहुंचे। लेकिन दूसरी पार्टी की जो सक्रियता है वो एक अलग तरीके से नजर आती है, वहां पर मुद्दों को लेकर बात नहीं की जाती, माहौल को लेकर बात की जाती है। यहां पर मैं सिर्फ पार्टी की सक्रियता को लेकर बात करना चाहूंगा। आपका कुछ आकलन कहता है कि अगर सक्रियता
राजनीतिक दलों की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सक्रियता बहुत ज्यादा रहती थी, इस बार की जो सक्रियता है वो किस वजह से नजर नहीं आ रही आपको? और अगर इस सक्रियता को बढ़ाया जाता, केंद्रीय नेतृत्व या स्टार कैंपेनर जो है वो और ज्यादा सक्रियता के साथ अपने जो प्रत्याशी उनके प्रचार के लिए उनके मैदान में उतरे होते, तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका आधार कुछ और हो जाता। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगी, कल को जो है नामांकन समाप्त हो गया, प्रचार समाप्त हो गया और कल मतदान होना है। तो एक ये हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए कि लोकतंत्र में मताधिकार का जो सर्वाधिक उपयोग कर सके, ताकि एक स्वच्छ और एक सरकार का हम जो अधिकार हमें मिला है उसका उपयोग करें। तो अधिक से अधिक मतदान की मैं सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक पर्चा का हिस्सा लें और मतदान करें। जहाँ तक जी आपने कहा कि सक्रियता की, तो आप देखेंगे शुरू से ही, चाहे प्रत्याशी चयन से लेके हो और स्टार वार तक की बात हम करें, प्रचार की बात करें, कांग्रेस शुरू से इस मामले में पिछड़ती दिखाई दी है। और ये यही कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है। भाजपा का जो मजबूत तंत्र है, वो सबसे मजबूत तंत्र ही ये है कि वो हर मामले में, चाहे वो छोटा सा छोटा चुनाव हो, खासतौर से जो बात की भाजपा आई है 2014 की बात की भाजपा आई, वो छोटा सा छोटा चुनाव भी है तो भाजपा उसको बहुत सीरियस तरीके से लेती है। चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर स्थानीय निकाय का चुनाव हो, उसको भी भाजपा एक बड़े तैयारी के साथ तैयारी करती है और उसको उस तरह से उस रूप में लेती है। ठीक ऐसे ही ये जो लोकसभा चुनाव है, इसमें भी प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा सबसे आगे रही, कांग्रेस बहुत पीछे रही। उसके बाद प्रचार की हम बात करें तो स्टार प्रचारकों को लेने की सूची जारी करने से लेकर और उनके कार्यक्रमों को लेने तक भाजपा ने लगातार जो है इसमें बढ़त बनाई है और उसका कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा भी मिलता है। जहाँ तक संगठन की बात करें, सबसे मजबूत संगठन उसके पास है। बूथ लेवल से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक के उसके पास कोई भी छोटा छोटा कार्यक्रम हो, मुद्दे हो, कोई स्थिति हो, उसको इस रूप में लेती है कि एक गांव के छोटे छोटे आदमी को भी अपनी बात समझाने में सफल हो जाती है। यहीं पे कांग्रेस जो है थोड़ा सा पिछड़ जाती है और जिसका उसको नुकसान भी होता है। जो स्टार प्रचारक की बात करें तो जहाँ कहा कांग्रेस ने मतलब प्रधानमंत्री की दो रैलियां कर दी, उससे पहले भी प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड आते रहे हैं। उत्तराखंड से वो अपना एक चीज कांग्रेस के साथ ये भी देखी थी, मैं बीच में ऐड करना चाहूंगा कि जो नामांकन के लिए जब जा रहे थे, प्रत्याशी जा रहे थे, तो उनके साथ इवन वहां के जो जिनको प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी है, कुमारी शैलजा की बात करें या जिनको भी प्रभारी बनाया गया था, वो तक उनके साथ नामांकन में नहीं गए। कोई बड़ा चेहरा नामांकन में नहीं था, वो अकेले गए थे। नामांकन या चुनाव प्रचार में भी वो चेहरे गायब रहे हैं। नामांकन तो सबसे पहली प्रक्रिया, उसके बाद प्रचार आता है, लेकिन जब नामांकन में नजर नहीं आए तो फिर वो क्या उम्मीद लगा? उसके बाद प्रचार में भी वो चेहरे कहीं नहीं दिखाई दिए। आप लीजिए, एक प्रियंका गांधी की 2 रैलियां हुई और लास्ट में जो इनके स्टार प्रचार की सूची में भी नहीं थे, सचिन पायलट, उनकी एक आखिरी दिन जो है हल्द्वानी में एक सभा हुई। इसके अलावा प्रत्याशी को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। संगठन की क्या स्थिति है वो हम देख ही रहे हैं। तो यही बेसिकली कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अगर उसके पास मुद्दे हैं भी, तो उन मुद्दों को वो आप एक इतने मजबूत संगठन और इतनी मजबूत सरकार के खिलाफ जनता के गांव तक कैसे लेके जाए, एक एक आदमी तक कैसे उस मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को आपको जनता को समझाना भी तो पड़ेगा, तभी तो आप उसको वोटों पर परिवर्तित कर पाएंगे। वहीं इसके आप विपरीत देखिए, भाजपा का देखिए, केंद्र से लेकर और राज्य से लेकर जिले स्तर तक का संगठन इतना मजबूत है, वो अपनी छोटी छोटी बात को भी तो विपक्ष सोचता भी नहीं है। बीजेपी एक एक आदमी तक अपनी जो उनकी धारणा, अपनी जो मन, उनको समझाने में सफल हो जाती है और इसी का उसको लाभ भी मिलता है। और उसके अलावा आप देखिए स्टार प्रचारक भी देखिए, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होगी 5 लोकसभाओं में, उन्होंने अपनी बात कह दी। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव हो, उसको बार बार वो प्रदर्शित करते रहते हैं। इससे सीधा सीधा क्या होता है, एक आम जन जो है उससे जुड़ने की कोशिश करता है, उनसे एक जुड़ाव हो भी जाता है, इसका भाजपा को लाभ भी मिलता है। इसके अलावा आप देखिए जेपी नड्डा हो गए, अमित शाह हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, आपके क्या कहते हैं योगी जी, जिनकी बड़ी डिमांड है, योगी जी की यहाँ 3-4-5 सभाएं हो चुकी है। तो निश्चित रूप से राजनीति में एक परसेप्शन बहुत बड़ा काम करता है। आप परसेप्शन क्या बना पा रहे हैं, उसके बाद उसको वोटों में परिवर्तित जनता करती है। लेकिन परसेप्शन बहुत जरूरी होता है राजनीति में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपनी इश्यूज को जनता तक ले जाने के लिए और जनता उस माहौल को बनाने के लिए। तो ये स्टार वार जो है, स्टार प्रचारकों का वार वही काम करता है कि जो है एक माहौल जो बना देता है राजनीतिक माहौल।
उस माहौल में बीजेपी से बहुत आगे है, कांग्रेस बहुत पीछे हुई है। बिल्कुल, देखिए संख्या कम ज्यादा हो जी, संख्या कम ज्यादा हो सकती है विपिन जी। देखिए राजनीतिक दलों में हो सकता है किसी ने 2 की हो, किसी ने 4 सभाएं की हो, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल सभाएं कितनी कर रहा है या फिर उसमें वो जो कहें कि एनर्जी लेवल उसका, कोई भी राजनीतिक दल जो एनर्जी लेवल लगाता है या नहीं लगाता है, आपको क्या कारण नजर आते हैं उसके पीछे? अति आत्मविश्वास या फिर आत्मसमर्पण कर देना? जो भी आकलन अब तक किया है हमारे वरिष्ठ साथियों ने, आपका आकलन क्या कहता है? अगर सक्रियता नजर नहीं आ रही है किसी भी राजनीतिक दल की, या फिर अति सक्रियता नजर आ रही है, तो अति आत्मविश्वास में गिना जाए उसको या फिर आत्मसमर्पण में गिना जाए? विपिन जी। जी बिल्कुल, ये तो अति विश्वास की बात कही जाएगी, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है उसको पूर्ण रूप से विश्वास है इस चीज का कि जो उनके पिछली बार की जो सीट्स रही है वो बीजेपी के 5 जो सीट्स थी वो बीजेपी के पक्ष में थी, और इसी बात का फायदा जो है जो सरकार इस समय जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसका बेनिफिट उन्होंने जो है रेगुलर उठाया है। जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि सारे ही स्टार प्रचारकों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स थे, चाहे वो मोदी जी हो गए या फिर योगी जी हो गए, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी हो गए, स्मृति ईरानी जी हो गई, या फिर अमित शाह जी हो गए, तो इनका जो है जो दौरे थे वो जो है तूफानी दौरे रहे हैं, और उन्होंने इस तरीके को जो है साबित करके दिखाया कि निचले स्तर पर क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम जो है बीजेपी के जो इनके कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के पक्ष में इतना बड़ा मतदान का जो बात कह के गए हैं उससे जरूर जनता जरूर जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। यही चीज अगर जो है कांग्रेस की बात कही जाती तो कांग्रेस के अगर स्टार प्रचारक ज्यादा संख्या में आते, जैसे सचिन पायलट ने जो कल हल्द्वानी में जो जनसभा की थी उससे जरूर देखकर लगता है उन्होंने अपने जुड़ाव दिखाया उत्तराखंड की धरती से। उनका कहना था कि जब मैं छोटा था तो अपनी मदर के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में बाबा हैड़ा खान के दर्शन करने आया करता था, और इसी काठगोदाम की ट्रेन से हम लोग आया करते थे। और भावनात्मक लगाव की जब बात कही जाती है तो उत्तराखंड के अंदर अगर भावनात्मक लगाव की बात करते हैं तो मोदी जी लगातार जो भावनात्मक लगाव के जरिए जनता के जो दिलों में घर करने की बात कही जाती है तो वो कामयाब होते हैं इस चीज पर। लेकिन अगर यही चीज अगर ज्यादा संख्या में जो स्टार कैंपेनर कांग्रेस की तरफ से आते तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं जो है इनको इस बात को लेकर आगे चल पाती। कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो जो कांग्रेस की तरफ भी उस तरीके से रुख मोड़कर ज्यादा तेजी से जो है उस तरफ जो है झुकते। तो जो कैंपेनर स्टार प्रचारकों की बात है वो काफी महत्वपूर्ण बात है, और ये जो है जितेंद्र जी का साफ तौर पर यही कहना है, जो कि बेहतर तौर पर अगर कोई भी बात कही जाती है तो स्टार कैंपेनर से चुनाव आगे लाया जा सकता है, और जिसमें कांग्रेस जो है पिछड़ी जरूर है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि उनके सारे ही जितने प्रत्याशी हैं वो खुद में एक स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर वो आगे बढ़े हैं, चाहे वो नैनीताल की हम बात कर लें उसमें प्रकाश जोशी हैं, अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा जो है वो खुद राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, एमएलए भी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम हरीश रावत जी के बेटे हैं जो हरिद्वार से वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में हैं, उनका कहना है कि हरीश रावत खुद स्टार कैंपेनर हैं। इसके अलावा जो गणेश गोदयाल जो है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कई डिबेट्स में जो है नेशनल मुद्दों को लेकर वो हावी रहे। इसके अलावा जो है जो टिहरी में गुंजोला जी, तो वो जो है वयोवृद्ध नेता जरूर हैं, लेकिन उनके जो नीतिगत कई ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर कांग्रेस अपनी बागडोर हमेशा जो है संभालती रही है। तो उनका कहना है कि उनके प्रत्याशी अपने आप में स्टार प्रचारक है। ये जनता जो है इस बात को कितना जो है समझ पाती है कि प्रत्याशी उनके स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि जैसा हमने उनके कई स्पीचेस में और लोगों में सुना था। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बात ठीक है कि अपना स्टार प्रचारक मानते हैं उन प्रत्याशियों को। अब ये जनता उसको किस नजरिए से लेती है, या फिर चलते चलते एक बात छोड़ देना कि ठीक है हमें इस वजह से नहीं बुलाया। खैर कुलदीप जी, उत्तराखंड ने केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी काफी भागीदारी निभाई है। उसके बावजूद जो समस्याएं हैं, अगर मान लीजिए केंद्रीय नेतृत्व में इतनी बड़ी भागीदारी उत्तराखंड को मिल जाती है, उसके बावजूद समस्याएं वहां पर बनी हुई रही। ये तो तब है जबकि अभी हमने कुछ दिन पहले एक डिबेट की थी और उसमें एक सवाल उठाया था कि 3-4 गांव ऐसे हैं जिनकी खबर हमारे पास आई थी कि वो
बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि विकास नहीं हुआ, उनके वहां तक सड़क तक नहीं पहुंची है। तो सड़क नहीं पहुंची तो सड़क तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि सड़क पहुंचती है तो पलायन रुकता है, रोजगार पहुंचते हैं, स्कूल खुलते हैं, लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, उद्योग पनपते हैं, क्योंकि सड़क वहां तक पहुंचने की जो अप्रोच है, फिजिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। जन टीवी की खबर के बाद वहां पर चुनाव आयोग है, उसने संज्ञान भी लिया, लोगों से अपील की है कि बहिष्कार ना करें। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में इतनी बड़ी भागीदारी के बाद अगर सड़क भी नहीं पहुंच पाती है 23 साल के इतिहास में, तो ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर ज्यादा बड़ा तंज है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल ठीक है, ये जो बौद्धिक बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कि मैंने आपसे कहा ना कि उत्तराखंड की जो स्थानीय जनता है ये बड़ी सहज है, कि राजनीतिक रूप से चीजों को उतनी नहीं समझती है, और अगर इस तरह से अगर ये देखती तो यहाँ उत्तराखंड की स्थिति कुछ और होती। अभी मैं जो बात आपने कही सड़क को लेकर के, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। आज ही बल्कि एक वीडियो आया है, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर एक मतदान केंद्र के निरीक्षण के लिए देहरादून के पुलिस कप्तान गए हुए थे। तो कुछ फोटो वीडियो जो उनकी सोशल साइट्स हैं उस पर डाले थे। आश्चर्य की बात यह है कि देहरादून के कप्तान जिस मतदान केंद्र के निरीक्षण के लिए गए थे वहां से वो पैदल लौट रहे थे, और जिस रास्ते से वो आ रहे थे ना तो वहां पर डांबरीकरण हुआ था ना कुछ हुआ था। तो ये देखिए, इससे स्थितियों का पता चलता है कि ये तो देहरादून से लगते हुए क्षेत्र का है, ठीक। तो पहाड़ी क्षेत्र का क्या स्थितियां होंगी वो बहुत बड़ी डिफरेंट है। दूसरा यह है कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जो एक आर्थिक जो असमानता है वो उसने उत्तराखंड के विकास को लेकर में एक बड़ी नकारात्मक भूमिका निभाई है, और पहाड़ों को इन चीजों का बड़ा नुकसान हुआ है। अब जहां तक मुद्दों की बात है, उत्तराखंड में मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि आप देखिए, यहाँ पर अंकिता भंडारी प्रकरण तो ये तो अभी जो हुआ है, उसके अलावा यहाँ क्योंकि ये वन क्षेत्र ज्यादा है, उत्तराखंड में 70% से ज्यादा वन क्षेत्र है यहाँ, ठीक है, लेकिन बंदरों के साथ, सुअरों के साथ और लेपर्ड के साथ जो होते हैं, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। उसके अलावा आपदा एक अलग मुद्दा है, ठीक है। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में, गांवों में स्कूल एक बड़ा मुद्दा है, चिकित्सा स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। उसके अलावा जो अन्य विकास के मुद्दे हैं जिनमें मूल्यवास को लेकर के एक बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है, भूमि को लेकर के, भू कानून को लेकर के स्थानीय मुद्दे ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभी वनभूलपुरा जो प्रकरण हुआ है ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में स्थानीय मुद्दे नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि ये मुद्दे राजनीतिक रूप से उतनी ऊर्जा नहीं पा पाते हैं विपक्ष की, और इस वजह से ये सारे मुद्दे धीरे धीरे गौण होते जा रहे हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण चुनाव में महत्वपूर्ण युद्ध कोई भी हो, ये चुनाव का युद्ध है, राजनीतिक युद्ध है, जीत महत्वपूर्ण होती है, और उस जीत के लिए साम दाम दंड भेद आपको जो भी नीति अपनानी पड़े वो नीति भाजपा इस समय अपना रही है। आपको कारण क्या नजर आता है? जैसा आपने मुद्दे बताए ना कि भाई विपक्ष को आप इसमें जिम्मेदार मानते हैं, या फिर वहां की जनता को, या फिर जनता की सियासी समझ को आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? कि वो मुद्दे तो घनेरे आपने गिना दिए, इसके अलावा जोशीमठ का मामला ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि जोशीमठ के जो वहां से विस्थापित है उनको पुनर्वास को लेकर समस्या है, किराया जो उनके लिए तय किया गया था कि हर महीने उनको किराया मिलेगा वो नहीं मिल पा रहा है, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, और भी कई तरह की समस्याएं हैं। इतनी सारी समस्या होने के बावजूद अगर वहां सक्रियता नजर नहीं आती मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में, आपको कारण क्या नजर आता है? देखिए, स्थानीय मुद्दों को सत्ता के तरफ से उठाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। बिल्कुल सही कहा। और ये बात अलग है कि आजकल एक आम ट्रेंड बन गया है मीडिया पर उंगली उठाना, ठीक। लेकिन चूंकि विपक्ष को तो, उनके नेताओं को तो जनता ने चुन करके भेजा है, ठीक, वो अपनी जिम्मेदारियों पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं जी। उत्तराखंड की विधानसभा में अभी 1-1.5 महीने पहले ही जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो तमाम मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष के नेता थे उनकी आवाज में जो ऊर्जा होनी चाहिए थी वो कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि जब डिबेट्स में बैठते हैं तो विपक्ष के जो प्रवक्ता थे वो बड़ी गर्मजोशी से चीजों को रख रहे थे, लेकिन जो मैं माफी चाहूंगा सर, 1 मिनट का समय और मेरे पास बचा है, तो अभी कुलदीप जी हमारे साथ, जितेंद्र जी हमारे से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, यूकेडी
जो उत्तराखंड को पैदा करने में जिसको लेकर उसने संघर्ष किया था, लोगों की जाने गई, लेकिन यूकेडी वो मुख्य भूमिका नहीं निभा पाई वहां की सियासत में। अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चलाकर उन्होंने सहयोग तो करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो उस तरह से उठ नहीं पाई और अपनी मुख्य भूमिका को वहां पर साबित नहीं कर पाई। आपको इसका क्या कारण नजर आता है? क्योंकि अगर यूकेडी जिसने उत्तराखंड को जन्म दिया, उत्तराखंड का एक नया नक्शा भारत के नक्शे पर पैदा किया, अगर वो अपनी ताकत के साथ काम करती तो आज की सियासत कुछ अलग होती। 1 मिनट में आपसे जवाब चाहूंगा, समय कम है। यूकेडी यहाँ पे एक बहुत राज्य आंदोलन के बाद जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य आंदोलन के बाद यूकेडी ने कुछ गलतियां करी, जिससे मैं राजनीतिक रूप से गलती कहूंगा। यूकेडी राजनीतिक रूप से परिपक्व हो ही नहीं पाई। वहां पे संगठन के रूप में अगर कहें तो बहुत कमजोर रहा। वहां पे नेता ज्यादा रहे, कार्यकर्ता कम रहे। हर एक आदमी ने अपने आप को दूसरे व्यक्ति से कम नेता नहीं समझा, और यही उसकी सबसे बड़ी एक भूल रही है। पॉलिटिकली समझ की अगर हम बात करें तो अगर उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जब चुनाव हो रहे थे, आंदोलन के दौरान उस वक्त यूकेडी के पास अगर राजनीतिक उसमें समझ होती तो अगर उस वक्त चुनाव लड़ती तो उस वक्त यहाँ पे 5 लोकसभा में जीत सकती थी। लेकिन कह सकते हैं राजनीतिक परिपक्वता समय से पहले, राजनीतिक परिपक्वता अगर हालात को समझकर उन्होंने ली होती तो मुझे लगता है कि हालात कुछ और होते। मैं माफी चाहूंगा चूंकि समय बहुत कम है और मुद्दा उत्तराखंड, हालांकि सिर्फ 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन वहां पर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत हैं। मीडिया तो उन मुद्दों को सामने ला सकता है, लेकिन जनता कल जब वोट देने जाती है तो वो किस आधार पर ईवीएम का बटन दबाती है, मुद्दों को लेकर या माहौल को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य और वहां की सुविधाएं और जो संसाधन उनको देने को लेकर अगर वो वोट डालने जाती है तो मुझे लगता है कि जो नई सियासत वहां पर जन्म लेगी वो जाहिर तौर पर वहां के लोगों के लिए जरूर काम करेगी। और लोगों से बस चलते चलते यही अपील है कि मतदान जरूर करें। बिना मतदान किए आप शिकायत के भी हकदार नहीं होते हैं। आप मतदान करेंगे तो आपके पास वहां पर अपनी परिस्थितियों को, अपने हालात को बदलने का एक मौका है। तो मतदान जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।